हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस क्लास एंड वेलकम टू अपना सपना जेआरएफ। ये हमारा रैपिड रिवीजन का क्लास नंबर 6 है, जिसमें हम रिवाइज करने वाले हैं प्लांट हार्मोन्स को, जो वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड टॉपिक के अंदर आता है। यहाँ से हर बार क्वेश्चन आता ही आता है। हालांकि टॉपिक थोड़ा बड़ा है, कई सारे हार्मोन है, लेकिन एक बार याद करोगे तो क्वेश्चन आपको जरूर जरूर मिलेगा। तो हर एक हार्मोन्स की 3 बातें हमें याद रखनी है। वो कैसे बनता है, क्या काम करता है और कैसे काम करता है, यानी सिंथेसिस, सिग्नलिंग एंड फंक्शन। तो आज की इस क्लास में हर एक हार्मोन की तीनों बातें हम रिवाइज करने वाले हैं। चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हार्मोन यानी ऑक्सिन। तो ऑक्सिन को बनाने के लिए हमें ट्रिप्टोफैन चाहिए होता है, लेकिन ट्रिप्टोफैन से ऑक्सिन बनने के लिए कई सारे पाथवे हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कौन सा एंजाइम एक्ट कर रहा है। तो एक होता है आपका आईपीए पाथवे। इस पाथवे में क्या होगा, सबसे पहले ट्रिप्टोफैन पर एक्ट करेगा हार्मोन ट्रिप्टोफैन ट्रांस एमिनेज, जो कि डीएमिनेशन करवाएगा और बन जाएगा आईपीए। आईपीए पर फिर एक्ट करता है डिकार्बोक्सिलेज, करवाएगा डिकार्बोक्सिलेशन, और फिर बनेगा अपना इंडोल 3 एसिटल्डिहाइड, जिस पर एक्ट करता है आईएए डीहाइड्रोजिनेज, और फाइनली बनता है हमारा इंडोल 3 एसिटिक एसिड, जिसको ऑक्सिन बोलते हैं। दिस इज द नेचुरल ऑक्सिन। दूसरा पाथवे है टैम पाथवे। ट्रिप्टोफैन पर पहले एक्ट करेगा डिकार्बोक्सिलेज, डिकार्बोक्सिलेशन करके वो बनाएगा ट्रिप्टामाइन, और ट्रिप्टामाइन पर एक्ट करता है फिर टैम ट्रांसएमिनेज, जो कि डीएमिनेशन करेगा, बनेगा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से बनेगा ऑक्सिन। थर्ड पाथवे है आपका आईएएन पाथवे। इसमें ट्रिप्टोफैन कन्वर्ट होता है इंडोल 3 एसिटोनाइट्राइल में, और फिर इस पर एक्ट करता है नाइट्रिलेज, और इससे बनता है अपना ऑक्सिन। फोर्थ पाथवे है आईएम पाथवे, जो कि बैक्टीरिया के अंदर खासकर देखने को मिलता है। इसमें ट्रिप्टोफैन पर मोनो ऑक्सीजनेज एक्ट करता है और इंडोल 3 एसिटामाइड बनता है, और इस पर फिर आईएएम हाइड्रोक्सिलेज एक्ट करके आईएए बनाता है। तो ये 4 पाथवे हैं। एक और नेचुरल ऑक्सिन है जिसका नाम है इंडोल 3 ब्यूटायरिक एसिड। ये भी कन्वर्ट होकर के इंडोल 3 एसिटिक एसिड बना सकता है। ये काम कैसे होगा, ये जो इंडोल 3 ब्यूटायरिक एसिड है, ये आईएए में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन, जो कि पेरोक्सीसोम के अंदर चलता है। तो इस स्टेटमेंट से अभी की बार क्वेश्चन आया हुआ है, ये स्टेटमेंट देकर ही क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये 4 बातें जरूरी हैं अपने ऑक्सिन के सिंथेसिस को लेकर के। अब सेकंड फैक्टर उसकी सिग्नलिंग। देखिए, हर एक बार जब भी आप सिग्नलिंग याद करेंगे तो हर एक रिसेप्टर का, हर एक हार्मोन का रिसेप्टर आपको पता होना चाहिए, फिर वो क्या काम करता है वो पता होना चाहिए। तो यहाँ पर जो अपना ऑक्सिन है उसका रिसेप्टर होता है TIR1, जो कि एक सोल्यूबल इंट्रासेलुलर रिसेप्टर है। मतलब ये रिसेप्टर सेल के अंदर होता है। यहां से भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसका नाम है ट्रांसपोर्ट इनिबिटर रिस्पॉन्स 1, जिस पर आकर के आईएए बाइंड करता है। ये जो TIR1 है, इसके पास SCF एक्टिविटी होती है, यानी ये एक यूबिक्विटिन लाइगेज है, जो कि अपने सबस्ट्रेट पर यूबिक्विटिन ऐड कर सकता है। तो जैसे ही ऑक्सिन TIR1 से बाइंड करता है तो इसकी एफिनिटी बढ़ जाती है एक फैक्टर के लिए जिसका नाम है ओक्स IAA। तो ये ओक्स IAA पहले कनेक्टेड होता है ARF से, लेकिन जैसे ही ऑक्सिन कनेक्ट होता है TIR1 से तो ये ओक्स IAA ARF को फ्री करके और खुद इससे कनेक्टेड हो जाता है। जैसे ही यहां कनेक्टेड होगा ARF हो जाएगा फ्री। ARF एक ऐसा फैक्टर है जो कि ऑक्सिन रिस्पॉन्सिव फैक्टर कहलाता है। मतलब ये एक ऐसा फैक्टर है जब ऑक्सिन के आने पर एक्टिव होता है। जैसे ये फ्री हो जाएगा, ये अपने ही जैसे एक के साथ डाइमर बनाएगा, और डाइमर बना करके ये जाएगा ऑक्सिन रिस्पॉन्सिव जीन्स पर, मतलब जो डीएनए में ये जीन है वहां पर जाकर बैठ जाएगा, उस जीन को एक्टिव करेगा, जिससे ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसलेशन होगा, और प्रोटीन बनेगा, जिससे रिस्पॉन्स आएगा। इस रिस्पॉन्स में कोई एक्टिव भी हो सकता है, कोई इनएक्टिव भी हो सकता है, वो अलग बात है। ARF आकर के जीन को एक्टिव कर देगा। अब ये जो ऑक्स और AII है, इसका क्या होगा, AIAA है, इसका क्या होगा, ये जो TIR1 है जो कि एक यूबिक्विटिन लाइगेज भी है, ये आकर के इस पर पोली यूबिक्विटिन ऐड कर देता है, जिससे कि इसका डिग्रेडेशन हो जाता है।
तो ये पाथवे है। एक बार क्वेश्चन ये भी आया था कि ऑक्सिन किस पाथवे से अपना सिग्नलिंग करता है, तो उसे बोलते हैं 26 प्रोटियोसोमल पाथवे, जिसमें यूबिक्विटिन ऐड करके अपने इनहिबिटर पर वो उसको डिग्रेड करवा देता है। सो दिस इज द सिग्नलिंग पाथवे फॉर द ऑक्सिन। इसके बाद नेक्स्ट फंक्शन क्या है ऑक्सिन का, तो फंक्शन है ग्रेविट्रोपिज्म कराता है, वस्कुलर को डिफरेंशिएट करवाता है, हर्बिसाइड भी है। कुछ आर्टिफिशियल ऑक्सिन होते हैं जैसे कि 2,4-D डाइकाम्बा और टोर्डोन, जिसको मतलब या फिर पिकोलोराम, पिक्लोरम, ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जो कि आर्टिफिशियल ऑक्सिन के अंदर आते हैं और इन्हें एज अ हर्बिसाइड या वीडीसाइड की तरह ट्रीट किया जाता है। मतलब जहां पर भी इनका स्प्रे किया जाएगा, वो जो अनवांटेड क्रॉप होती है, मतलब अनवांटेड जो भी वीड्स हैं, उन सबको खत्म कर देता है। एपिकल डोमिनेंस कराता है, मतलब प्लांट का जो एपिकल पार्ट होता है वो बढ़ता रहेगा, लेटरल ब्रांचेस को रोक देता है, इसे बोलते हैं एपिकल डोमिनेंस। ये ऑक्सिन की वजह से ही होता है। ट्रोपिक रिस्पॉन्स जो देखने को मिलता है कि मतलब हमारा प्लांट जिस साइड से सनलाइट आ रही होती है उस साइड अपने आप को बैंड कर लेता है, इसे बोलते हैं फोटोट्रोपिज्म। ये भी ऑक्सिन की वजह से ही होता है। सेल को डिफरेंशिएट भी करवाता है, रूटिंग करवाएगा, मतलब जब भी टिश्यू कल्चर में ऑक्सिन दिया जाता है तो वो रूटिंग करवाता है। एज वेल एज पार्थिनोकार्पी, बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बनना, ये भी ऑक्सिन से हो सकता है। और एम्ब्रियोजेनेसिस और सेल का इलोंगेशन, ये सारे फंक्शन ऑक्सिन के हैं। तो आपका ऑक्सिन हुआ कंप्लीट। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट हार्मोन जिसका नाम है ब्रेसिनोस्टेरॉइड। यहां से भी लास्ट टाइम क्वेश्चन बना है आपका। सो ब्रेसिनोस्टेरॉइड जो बायोसिंथेसाइज्ड फ्रॉम द कैम्पिस्टेरोल via the several cytochrome P450 catalyzed oxidative reaction, यही से क्वेश्चन आया हुआ है कि ये हार्मोन ब्रेसिनोस्टेरॉइड को बनाने में मदद करता है। तो ये बात सही है। तो सबसे पहले देखो क्या होता है आईपीपी और डीएमएपीपी। आज मैंने आपको रिवाइज करवाया था अपना सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में हमने पढ़ा था कि आईपीपी और जो आपका डीएमएपीपी है ये बनते हैं। तो आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट और डाइमिथाइल एलाइल पायरोफॉस्फेट, दोनों 5-5 कार्बन के कंपाउंड होते हैं। जब ये आपस में कंबाइन कर लेते हैं तो बनता है जेरेनाइल पायरोफॉस्फेट, इससे बनता है फर्नेसाइल पायरोफॉस्फेट, इससे बनता है जेरेनाइल जेरेनाइल पायरोफॉस्फेट, और एक और जेरेनाइल जेरेनाइल पायरोफॉस्फेट मिलकर के बनाते हैं टेट्राटार्पीन्स। यहीं से ही ये पूरा पाथवे कनेक्ट होता है। तो होता क्या है कि दो हम फर्नेसाइल पायरोफॉस्फेट लेंगे, 15 कार्बन का ये है, 15 कार्बन का ये है, दोनों मिलकर बनाते हैं स्क्वेलिन, जिसको ट्राइटार्पीन बोलते हैं, यानी 30 कार्बन का एक कंपाउंड। इसमें ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन होता है जिससे बनता है साइक्लोआर्टिनोल। ये साइक्लोआर्टिनोल एक पेंटासाइक्लिक स्टेरोल है जो हर एक प्लांट में स्टेरोल डेराइव होकर के बनता है। फिर कई सारी रिएक्शन होकर के बनता है कंपेस्ट्रोल। कंपेस्ट्रोल जो है ये 28 कार्बन का स्टेरॉइड प्रोजिनेटर है। यहीं पर एक्ट करता है अपना एंजाइम साइटोक्रोम P450 मोनोऑक्सीजिनेज, और इससे बनता है कार्टास्टिरोन। और फिर ये कार्टास्टिरोन पर एक्ट करता है Br ऑक्सीडेज, जिससे बनता है ब्रेसिनोस्टिरोल्स। यहां जाकर के ये अपना जो हार्मोन है ये बनेगा। सो दिस इज द सिंथेसिस पाथवे ऑफ द ब्रेसिनोस्टेरॉइड। अब इसका जो सिग्नलिंग है वो कैसे होगा, तो देखिए सिग्नलिंग के लिए एक रिसेप्टर होगा और यहाँ पर एक को रिसेप्टर भी होता है जो कि रिसेप्टर से बाइंड करेगा जब वो एक्टिव हो जाएगा। तो ये है ब्रेसिनोस्टेरॉइड का रिसेप्टर, जिसमें 3 डोमेन होते हैं। एक आउटर डोमेन जिसको एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन कहते हैं, एक ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन, और एक होता है इंट्रा सेलुलर डोमेन। तो जैसे ही आकर यहाँ ब्रेसिनोस्टेरॉइड कनेक्ट करता है तो ये जो इसका ये जो सी टर्मिनल डोमेन है उस पर फोस्फोराइलेशन हो जाता है, मतलब उस पर फोस्फेट लग जाएगा। जैसे इस पर फोस्फेट लगता है, एक और फैक्टर होता है जिसको बोलते हैं BKI1, तो ये बेसिकली यहाँ कनेक्टेड होता है। लेकिन जैसे ही ब्रेसिनोस्टेरॉइड यानी BR यहाँ कनेक्ट होगा, इस पर फोस्फेट लगेगा, तो BKI1 इससे अलग हो जाएगा। ये अलग होते ही इसका जो को रिसेप्टर है जिसका नाम है BAC1, जो कि को रिसेप्टर है, ये तुरंत इसके साइड अट्रैक्ट होकर के इसके पास में आ जाता है। जैसे ही को रिसेप्टर इसके पास में आता है तब जाकर के ये एक्टिव
रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनता है। फिर ये पूरा कॉम्प्लेक्स एक काइनेज एंजाइम को एक्टिव करता है जिसका नाम है BSK1। BSK1 एक्टिव होकर के ये फोस्फेटेज पर फोस्फेट ऐड करके उसको एक्टिव करता है जिसका नाम है BSU1। ये एक फोस्फेटेज है, तो ये BSK1 जो कि इसने एक्टिव किया है, ये आकर यहाँ फोस्फेट लगाकर इसको एक्टिव करेगा। ये क्या करेगा, ये BIN2 यही है मेन विलन जो इस पूरे पाथवे को रोक के रखता है। ये BIN2 पर आकर फोस्फेट, मतलब BIN2 पर फोस्फेट लगा होता है ऑलरेडी, तो ये जो BSU1 है ये इस फोस्फेट को यहां से हटा देगा, तो BIN2 इनएक्टिव होकर के डिग्रेड हो जाएगा। इतना हुआ। साथ साथ ये न्यूक्लियर प्रोटीन है जो जीन को एक्टिव करेंगे जिसका नाम है BES1 BZR1। इन पर अगर फोस्फेट लगा होता है तो ये न्यूक्लियस में नहीं जा पाएंगे, तो ये फोस्फेटेज आकर इनका भी फोस्फेट हटा देता है। अब ये दोनों एक्टिव हो गए हैं, ये अंदर जाएंगे, अंदर जाकर के ये जीन पर बाइंड करेंगे, जीन को एक्टिव कराएंगे और जो भी काम करवाने के लिए ये BR आया था वो काम हो जाएगा। सो दिस इज द सिग्नलिंग पाथवे ऑफ द BR। तो नाम बहुत सारे हैं, सारे B से शुरू हो रहे हैं, तो थोड़ा सा याद करेंगे ध्यान से। अच्छा, अगर सेल में BR नहीं है तो क्या होगा? अगर सेल में BR नहीं है तो रिसेप्टर पर फोस्फोराइलेशन नहीं होगा, तो ये जो BK1 है ये इससे कनेक्टेड रह करके इसको इनएक्टिव रखता है। अगर ये एक्टिव नहीं है तो जो को रिसेप्टर है वो भी आकर के एक्टिव नहीं होगा और ना ही बाइंड करेगा। अगर ये पूरा रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जो बनता है वो नहीं बनेगा तो अपना जो BSK1 था, जो अपना BSK1 था ये काइनेज ये भी एक्टिव नहीं होगा। अगर ये एक्टिव नहीं होगा तो फोस्फेटेज एक्टिव नहीं होगा। फोस्फेटेज अगर एक्टिव नहीं होगा तो BIN2 पर फोस्फेट लगा रहेगा और जैसे इस पर फोस्फेट लगता है ये अंदर चला जाता है। तो देखो BIN2 पर अगर फोस्फेट लगा है तो ये सीधा न्यूक्लियस में जाएगा और ये जो न्यूक्लियर प्रोटीन थे जो जीन को एक्टिव कर रहे थे इन पर फोस्फेट लगा करके इनको बाहर निकाल देगा। बाहर निकालते ये हो जाते हैं डिग्रेड, तो सारी सिग्नलिंग रुक जाती है। लेकिन जैसे BR आएगा, BR आते ही यहाँ फोस्फोराइलेशन ये यहाँ से हट जाएगा, ये आएगा पूरा कॉम्प्लेक्स एक्टिव, BSK एक्टिव, फिर BSU एक्टिव। BSU एक्टिव होकर के BIN2 का फोस्फेट हटाएगा, उसको इनएक्टिव करेगा। साथ साथ में जो न्यूक्लियर प्रोटीन है इनके फोस्फेट को भी हटा करके इनको फिर से अंदर लेके आएगा ताकि सारा रिएक्शन या फिर प्रोसेस चल सके। सो दिस इज द सिग्नलिंग पाथवे ऑफ ब्रेसिनोस्टेरॉइड। अच्छा, फंक्शन क्या है? खासकर ये जो बायोटिक स्ट्रेस होता है उसके लिए मदद करता है प्लांट की। तो देखो फ्रूट ग्रोथ डेवलपमेंट में भी मदद करेगा, फ्लावरिंग करानी है मेल फीमेल में वहां भी मदद करेगा, रूट और शूट का ग्रोथ में भी करवाता है, पोलन डेवलपमेंट भी कराएगा, सीड का ग्रोथ डेवलपमेंट भी कराएगा, फोटोमॉर्फोजेनेसिस एंड सेनेसेंस में मदद करेगा, एज वेल एज सेल वॉल का रीजनरेशन और सेल डिवीजन में भी मदद करेगा। प्लांट के जो न्यूट्रिशन है उसके लिए भी ये मदद करता है। साथ में जो भी बायोटिक और एबायोटिक स्ट्रेस होता है उससे भी बचाता है। बायोटिक स्ट्रेस जैसे कि फंगाई है, नेमेटोड है, वायरस है, बैक्टीरिया है, ये प्लांट पर अटैक कर रहे हैं तो ये वहां उनसे बचाने के लिए काम करेगा। एज वेल एज एबायोटिक स्ट्रेस जो होता है जैसे कि सूखा हो गया है, हीट ज्यादा है, सोल्ट ज्यादा है, या ठंड ज्यादा है, या मेटल्स आसपास ज्यादा हो गई है, तो उनसे कोप अप करने के लिए भी ब्रेसिनोस्टेरॉइड मदद करता है। तो ये फंक्शन हो गए हैं BR के। नेक्स्ट आ जाइए अपने थर्ड हार्मोन पर जिसका नाम है जिब्रेलिक एसिड। तो जिब्रेलिक एसिड एक ऐसा हार्मोन है जो सबसे ज्यादा प्लांट में देखने को मिलता है और काफी वेरिएशन के साथ। पहले बात करते हैं इसकी सिंथेसिस की। तो ये टेट्रासाइक्लिक और डाइटार्पिनोइड एसिड है, टार्पीन से ये बने होते हैं। तो GA के अंदर दो क्लासेस आती हैं, एक ऐसे जो कि 19 कार्बन से मिलके बने हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो 20 कार्बन से मिलके बने हैं। जो भी 19 कार्बन से बने हुए GA हैं वो एक्टिव माने जाते हैं, जिसमें एग्जांपल है आपका 1347। यहाँ से भी क्वेश्चन आया है पार्ट बी में, कौन कौन से GA एक्टिव होते हैं? तो 1347 एक्टिव है, बाकी सारे आपके इनएक्टिव होते हैं। ये बनते कैसे हैं? मतलब इनकी पहचान क्या है? ये जो एक्टिव वाले GA हैं इनके पास डाई हाइड्रोक्सिलेटेड कंडीशन होती है, मतलब दो हाइड्रोक्सी ग्रुप होते हैं, एक थर्ड कार्बन पर और एक 13वें कार्बन पर, और 7वें कार्बन पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है।
तो ये 3 चीजें रहती हैं एक्टिव वाले जीए पर और 19 कार्बन होते हैं। जो 20 कार्बन वाले हैं वो इनएक्टिव माने जाएंगे। और वो बनते कैसे हैं? या तो ऐसा है कि कोई पाथवे चला, उसका जो बाई प्रोडक्ट की फॉर्म में ये आ गए हैं, या एक्टिव को जब हम इनएक्टिव कर रहे हैं तो ये बन जाते हैं। तो एंड प्रोडक्ट की फॉर्म में भी आ सकते हैं, प्रीकर्सर की फॉर्म में भी हो सकते हैं, और डीएक्टिव प्रोडक्ट भी हो सकते हैं एक्टिव जीए का। तो मतलब ये एक्टिव नहीं होंगे, कैसे भी बन सकते हैं। चलिए बात करते हैं सिंथेसिस की। तो जीए का सिंथेसिस 3 कंपार्टमेंट में जाकर पूरा होता है, प्लास्टिड, ईआर एंड देन साइटोसोल। तो स्टार्टिंग होती है अपने प्लास्टिड से। तो हमने पढ़ा भी है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में, ये भी टारपीन है, और टारपीन बने होते हैं आइसोप्रीन यूनिट से। तो यहाँ पर आईपीपी जो कि मेवालोनिक एसिड पाथवे से बनता है, आईपीपी आएगा प्लास्टिड के अंदर। आईपीपी कंबाइन होकर के बनाता है जिरेनाइल जिरेनाइल पायरोफॉस्फेट। ये आपको पता है कैसे बनेगा, आईपी आईपी आएगा, जिरेनाइल बनेगा, फर्नेसाइल बनेगा, फिर उससे जिरेनाइल जिरेनाइल पायरोफॉस्फेट बनता है। तो फाइनली ये बन गया है जिरेनाइल जिरेनाइल पायरोफॉस्फेट, जो कि 20 कार्बन का एक कंपाउंड है। इस पर 2 एंजाइम एक्ट करते हैं, सीपीएस और केएस। नाम क्या है देखो, सीपीएस का फुल फॉर्म है एंट कोपेआइल डाइफॉस्फेट सिंथेज। फिर उस पर एक्ट करता है केएस एंजाइम, जिसका फुल फॉर्म है एंट कोरिन सिंथेज। इतना होने पर यहाँ एंट कोरिन बनता है, और यही एंट कोरिन है जो कि प्लास्टिड को लीव करके निकल करके जाता है अगले कंपार्टमेंट यानी ईआर में। अब की बार क्वेश्चन ये आया था कि जो जिरेनाइल जिरेनाइल पायरोफॉस्फेट जो कि जीए को बनाने के लिए बनता है, क्या वो प्लास्टिड में बनता है? तो सही बात है, जीजीपीपी प्लास्टिड में ही बनता है। हालांकि एंट कोरिन भी प्लास्टिड में ही बनता है, इसके बाद जाकर के फिर वो आगे मूव करेगा। तो ये सारा काम तो होगा फर्स्ट स्टेज यानी प्लास्टिड में। तो एंट कोरिन बन गया है। अब ये एंट कोरिन आगे जाएगा और उस पर 2 हार्मोन एक्ट करेंगे, केओ और केएओ। केओ क्या होता है? ये है एंट कोरिन ऑक्सीडेज। फिर उस पर एक्ट करेगा एंट कोरानिक एसिड ऑक्सीडेज। इतना होने पर ये बनता है Ga12 एल्डिहाइड, यानी जिब्रेलिक एसिड 12 एल्डिहाइड बनता है। और ये एक ऐसा जिब्रेलिक एसिड है जो सबसे पहली बार बना है। सो दिस इज द फर्स्ट जिब्रेलिक फॉर्म इन ऑल प्लांट, सबसे पहले यही फॉर्म होता है। तो Ga12 से अब 2 पाथवे डिराइव हो सकते हैं। Ga12 से बन सकता, जो Ga12 है वो सीधा साइटोसोल में भी जा सकता है। Ga12 बन गया अपना, वो सीधा का सीधा निकल जाए और चला जाए साइटोसोल में। और दूसरा पाथवे ये है कि इस Ga12 पर एक्ट करे Ga13 ऑक्सीडेज, और यहाँ पर जो 13 वाला कार्बन है उस पर हाइड्रोक्सिलेशन हो जाए। अगर ऐसा होता है तो बनेगा Ga53, और अब ये जाएगा साइटोसोल में। तो इतना काम होता है ईआर के अंदर। अब हमारे साइटोसोल में 2 चीजें आ गई हैं, Ga12 डायरेक्ट भी आ गया है, और कुछ Ga12 यहाँ कन्वर्ट होकर के Ga53 की फॉर्म में आया है। अब ये जाएंगे साइटोसोल के अंदर। साइटोसोल में देखिए Ga12 आ गया था डायरेक्ट, और एक Ga53 आया था। 12 का क्या फेट है? उस पर नॉन 13 हाइड्रोक्सिलेशन पाथवे चलता है, और Ga20 ऑक्सीडेज एक्ट करके Ga9 में कन्वर्ट कर देता है। अब ये Ga9 पर एक्ट करता है Ga3 ऑक्सीडेज, Ga4 बनेगा। Ga4 पर एक्ट करेगा Ga2 ऑक्सीडेज, जिससे कि Ga34 बनेगा। ऐसे ही Ga35 जो है, यहाँ पर भी 13 हाइड्रोक्सिलेशन पाथवे चलता है और बनता है Ga20। Ga20 पर एक्ट करेगा अगेन यही 3 बीटा हाइड्रोक्सिलेशन होगा, और एक्ट करेगा Ga3 ऑक्सीडेज, बन जाएगा Ga1। और Ga1 को फिर से इनएक्टिव करने के लिए हाइड्रोक्सिलेशन होगा सेकंड वाले कार्बन पर, बन जाएगा Ga8, जो कि इनएक्टिव Ga है। तो आपका Ga4 है, 1 है, ये एक्टिव है। ये कैसे बने हैं? Ga3 ऑक्सीडेज के एक्शन से एक्टिव Ga बनते हैं। और अगर एक्टिव Ga पर Ga2 ऑक्सीडेज एक्ट कर जाए तो वो इनएक्टिव हो जाते हैं। सो दिस इज द पाथवे Ga का, और हर एक पॉइंट से क्वेश्चन बना है, आगे भी संभावना है, अदरवाइज नहीं लोगे, पूरा इसको अच्छे से याद करना है। तो बन गया अपना Ga। अभी बात कर लेते हैं उसकी सिग्नलिंग की कि ये काम कैसे करता है। तो Ga बनने के बाद कैसे काम करेगा? अपने रिसेप्टर से बाइंड होकर के। रिसेप्टर का नाम क्या है? GID1 जिब्रेलिन
इनसेंसिटिव ड्वार्फ 1, ये भी इंट्रासेलुलर यानी सोल्यूबल रिसेप्टर है, जैसे कि अपना ऑक्सिन का हम देख के आए हैं। तो ये क्या करता है, एक्टिवेट इफेक्टर और डिग्रेड द इनहिबिटर। डेला, डेला क्या है, एक ऐसा प्रोटीन है जो एक्ट करता है एज अ इनहिबिटर। डेला का मतलब क्या है, डेला से मतलब है DELLA, दीज आर द अमीनो एसिड, मतलब वो प्रोटीन जो है उसमें जो डेला है, डेला बेसिकली ये अमीनो एसिड का सीक्वेंस है जिसमें एस्पार्टेट, ग्लूटामेट, ल्यूसिन, ल्यूसिन और एलिनिन आ जाएगा, तो उसको डेला बोलते हैं। तो एक्टिवेट करेगा रिस्पॉन्स फैक्टर्स को, जिसमें कि आपका MYB प्रोटीन, PIF आ जाएंगे, फिर वहां एक्टिव होकर के रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। वो जीन जो कि एक्टिव होता है GA के आने से, उसको आप GARG और GARE कहेंगे, यानी GA रिस्पॉन्सिव जीन के पास GA रिस्पॉन्सिव एलिमेंट होता है जिस पर ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंड करके ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन करा करके रिस्पॉन्स शो करेंगे। ठीक है, अभी बात करते हैं ओरिजिनल GA की सिग्नलिंग की। तो देखिए होता क्या है, सबसे पहले GID1 जो कि रिसेप्टर है उस पर GA बाइंड करेगा, एक्टिव वाले GA बाइंड हो गए हैं, तो ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। ये जो डेला है ना, डेला, डेला अगेन क्या है, एक ऐसा प्रोटीन जिसमें डेला एक डोमेन है। तो जैसे ही GID1 पर GA बाइंड करता है, डेला की एफिनिटी इससे बाइंड करने के लिए बढ़ जाती है। जैसे बढ़ती है, डेला तुरंत आके बाइंड करेगा। बाइंड करते ही ये जो GID1 है और डेला का जो कॉम्प्लेक्स बना है, यहाँ पर एक यूबिक्विटिन लाइगेज एंजाइम आकर के इस पर यूबिक्विटिन ऐड कर देता है, जिससे कि डेला हो जाएगा डिग्रेड। तो डेला डिग्रेड हो गया है, तो जो बाकी न्यूक्लियर प्रोटीन है, MYB प्रोटीन, ये एक्टिव हो जाएंगे, न्यूक्लियस में जाएंगे और GARE रिस्पॉन्सिव एलिमेंट पर बाइंड करके ट्रांसलेशन करके रिस्पॉन्स को शो करेंगे। तो ये है पाथवे। वन मोर थिंग, ऑक्सिन में जो TIR1 रिसेप्टर था उसके पास खुद की यूबिक्विटिन लाइगेज एक्टिविटी होती है, बट यहाँ पर ये जो GID1 है इसके पास खुद की यूबिक्विटिन लाइकेज एक्टिविटी नहीं होती है, बल्कि एक दूसरा फैक्टर आकर यहाँ बाइंड करता है और वो यूबिक्विटिन ऐड करता है। तो एक बार एक डायग्राम और देखेंगे, इस डायग्राम से भी कुछ चीजें क्लियर होंगी क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आया है। हाँ, एक मिनट देखो, तो इसमें देखिए ये है अपना GID, ये है GID मतलब कि हमारा रिसेप्टर जिस पर GA आकर के बाइंड करता है, तभी तभी ये जो डेला है ना उसकी एफिनिटी बढ़ती है। अदरवाइज अगर आप ऐसे रखो रिसेप्टर को, डेला बाइंड कर ही नहीं पाएगा। जैसे GA आता है, GA बाइंड करता है, डेला की एक एफिनिटी हो जाएगी GA के साथ में, मतलब इस कॉम्प्लेक्स के साथ में आकर के बाइंड कर गया है। जैसे ही यहाँ पर बाइंड करेगा GA GID के कॉम्प्लेक्स पर, तो यहाँ पर एक यूबिक्विटिन लाइगेज एंजाइम आता है SKP1, जिसको SLY1 भी कहते हैं। तो जैसे ही GA GID और रिप्रेसर का पूरा कॉम्प्लेक्स बनता है, तभी एक और यूबिक्विटिन लाइगेज एंजाइम जिसका नाम है SLY1, याद रखोगे इस नाम से भी क्वेश्चन बना है, तो ये तुरंत यहाँ आकर बाइंड करता है और ये जो रिप्रेसर है यानी डेला जो है उस पर यूबिक्विटिन ऐड कर देता है। जैसे ही यूबिक्विटिन ऐड होता है, इस डेला को डिग्रेड करवा दिया जाता है और ये अपना काम करेंगे आगे। ठीक है, यहीं पर एक ग्रेस डोमेन आता है। ग्रेस डोमेन कुछ नहीं है बल्कि जो आपका डेला होता है ना, डेला प्रोटीन, उसी फैमिली को ग्रास फैमिली बोलते हैं। मतलब कि जो रिप्रेसर है आर ग्रास फैमिली प्रोटीन कॉल्ड द डेला प्रोटीन। दरअसल बात यह है कि अपना जो पूरा प्रोटीन है उसका जो डेला पार्ट होता है उसी को ग्रेस डोमेन कहते हैं। मतलब जो पार्ट डेला है उसी को ग्रेस डोमेन कहेंगे। तो सम टाइम क्वेश्चन में ग्रेस डोमेन भी बोल देता है। तो ये हो गया है आपका डेला वाला पार्ट। ठीक है जी, तो डेला इस तरीके से बाइंड होकर के डिग्रेड करवाया जाता है, क्योंकि यही हमारे न्यूक्लियर प्रोटीन को या ऐसा प्रोटीन फैक्टर जो जीन को एक्टिव करेगा उसको पकड़ के रखता है। अब हमने उसी को डिग्रेड करा दिया है तो अब वो फैक्टर्स एक्टिव हो जाएंगे। इसके बाद जैसे एक और सिग्नलिंग पाथवे देखिए आप, यहाँ पर GA आया, GA आकर के देखो GA आ गया है, आकर के वो अपने रिसेप्टर से यहाँ बाइंड करेगा, GID1 है, आकर ये बाइंड कर गया है।
साथ में ये देखिए डेला, डेला के ऊपर क्या है, ग्रेस डोमेन है, मतलब बेसिकली प्रोटीन का वो पार्ट जो जाकर बाइंड करेगा रिसेप्टर के कॉम्प्लेक्स से, उसी को आप ग्रेस डोमेन बोल सकते हैं। तो डेला है, और डेला देखो प्रोमोटर से बाइंड होकर के इसको रोक रहा है, लेकिन जैसे ही जीआईडी पर जीए बाइंड किया, डेला की एफिनिटी बढ़ जाती है और डेला यहाँ पर आकर के बाइंड कर जाएगा। जैसे वो यहाँ बाइंड करेगा तो SL1 वो फैक्ट एंजाइम आएगा आकर के इस डेला पर और उसके ग्रेस डोमेन पर ये यूबिक्विटिन ऐड करके उसको डिग्रेड करवा देगा। अब हमारा ये जीन एक्टिव हो गया है, तो यहाँ से ये MYB जीन का प्रोमोटर था, यहाँ से ये हटा तो ये एक्टिव, ये mRNA बन गया, बाहर आकर के प्रोटीन बनेगा GAMYB। ये एक्ट करता है एज अ न्यूक्लियर प्रोटीन। अगर फिर से न्यूक्लियस में आएगा और अब की बार अल्फा एमाइलेज जीन पर बाइंड करेगा, बाइंड करने के बाद फिर ये बनाएगा अल्फा एमाइलेज mRNA, फिर वो बाहर आएगा, बाहर आकर के बनाएगा अल्फा एमाइलेज, और अल्फा एमाइलेज जो है वो प्रोटीन को, जो भी मतलब एंडोस्पर्म के अंदर जो भी चीजें भरी हुई हैं, रिजर्व फूड जो है, उसको डिग्रेड करता है ताकि सीड का जर्मिनेशन हो जाए। तो ये जो अल्फा एमाइलेज mRNA है ये बाहर आएगा, अल्फा एमाइलेज बनेगा, उसको वेसिकल में पैक करके एक्सोसाइटोसिस करके बाहर निकाल देंगे। बाहर जाकर के ये जो एंडोस्पर्म के अंदर स्टार्च होता है उसको डिग्रेड करने का काम करता है ताकि ग्लूकोज बने और हमारा जो सीड है वो अपने आप को जर्मिनेट करवा सके। ओके डन, ये वाला पार्ट हो गया है आपके जिब्रेलिन का। नेक्स्ट देखिए फंक्शनिंग क्या है, तो फ्लावरिंग करवाता है, स्टेम को इलोंगेट करवाता है, शूट के ड्वार्फिज्म को ओवरकम करता है, तो कोई शूट अगर ड्वार्फ रह गई है, अगर जीए का स्प्रे कर दिया जाए तो उसकी लेंथ बढ़ जाती है, सीड को जर्मिनेट कराता है, पार्थिनोकार्पी भी कराता है, माल्ट का प्रोडक्शन कराता है, लार्ज साइज के ग्रेप्स बनवा देगा, स्कोटोमॉर्फोजेनेसिस, यानी अगर एक प्लांट को अंधेरे में रखा जाए तो उसमें जितने भी कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं उसको स्कोटोमॉर्फोजेनेसिस कहते हैं, इसके लिए ये जीए ही रिस्पॉन्सिबल है। वर्नेलाइजेशन करवाता है, बोल्टिंग करा देता है, बोल्टिंग का मतलब अगर कोई ऐसा प्लांट है जिसकी स्टेम बहुत छोटी होती है, जैसे कि हमारी जो गोभी होती है, पत्ता गोभी जो है उसकी स्टेम हाईली कंडेंस हो जाती है, तो अगर वहां पर जीए की स्प्रे कर दी जाए तो उसका स्टेम भी ऐसे बढ़ जाएगा, इसको बोल्टिंग प्रोसेस कहते हैं। सो दीज आर द फंक्शन ऑफ जीए। आगे बढ़िए अपने फोर्थ हार्मोन पर, जिसका नाम है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन एक ऐसा हार्मोन है जो साइटोकाइनेसिस यानी सेल को डिवाइड करवाता है। सिंथेसिस देखेंगे, आइसोप्रेनोइड पाथवे चलता है यहाँ, और ये प्लास्टिड में होता है। यहाँ से भी अब की बार क्वेश्चन आया था कि ये जो पूरा पाथवे होता है इसको बनाने का, ये चलता है माइटोकॉन्ड्रिया में, ऐसा लिखा था तो वो गलत है, ये पाथवे होता है प्लास्टिड के अंदर। तो देखो कैसे चलेगा, सबसे पहले एटीपी या एडीपी ले सकते हैं, उसमें हम ऐड करेंगे डाई मिथाइल एलाइल पायरोफोस्फेट, तो ये दोनों ऐड होकर के आईपीटी एक एंजाइम है जो यहाँ एक्ट करेगा। आईपीटी का फुल फॉर्म है आइसोपेंटेनाइल ट्रांसफेरेज। ये एंजाइम एक्ट करके दोनों को कंडेंस करके बनाता है आईपीआरटीपी, और अगर आपने एडीपी लिया था तो आईपीआरडीपी बनता है। इनका फुल फॉर्म क्या है ये देखिए, आइसोपेंटेनाइल एडेनिन राइबोसाइड 5 डाइफॉस्फेट, और अगर लिया था आपने ट्राइफॉस्फेट वाला तो आइसोपेंटेनाइल एडेनिन राइबोसाइड 5 ट्राइफॉस्फेट हो गया है। इतना होने के बाद ये क्राई 735A एंजाइम आकर एक्ट करता है और जीटीपी या जीडीपी बनाता है। फिर यहाँ फाइनली बनता है आपका जियाटिन। जियाटिन ही एक साइटोकाइनिन है। सो दिस इज द पाथवे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ साइटोकाइनिन। अगर हम बात करें इसकी सिग्नलिंग की, तो सिग्नलिंग के लिए आप देखोगे 3 टाइप के रिसेप्टर देखने को मिलते हैं, CRE, AHK2 और AHK3। तो ये हमारा चौथा हार्मोन है। पहला हार्मोन ऑक्सिन जिसका रिसेप्टर सोल्यूबल था, GA उसका रिसेप्टर भी सोल्यूबल होता है, BR उसका रिसेप्टर मेम्ब्रेन बाउंड है, और अपने साइटोकाइनिन का रिसेप्टर भी मेम्ब्रेन बाइंड ही होता है, जिसमें कि एक ये डोमेन है जिसको एंड टर्मिनल डोमेन कहते हैं,
एक फिर यहाँ पर हिस्टिडीन काइनेज डोमेन होता है और एक होता है फ्यूज रिसीवर डोमेन। ये पूरा रिसेप्टर है अपने सीके का। तो यहाँ एक चेस डोमेन होता है, इस चेस डोमेन से ही आकर साइटोकाइनिन बाइंड करता है। जैसे ही यहाँ साइटोकाइनिन बाइंड करेगा, इस रिसेप्टर का हिस्टिडीन काइनेज डोमेन एक्टिव होकर के अपना ऑटो फोस्फोराइलेशन करता है, मतलब अपने ऊपर ही फोस्फेट जोड़ लेता है, फिर उस फोस्फेट को आगे कैरी करता है। इसी से लगा हुआ रिसीवर डोमेन, उस पर होता है एस्पार्टेट, तो वो फोस्फेट एस्पार्टेट को दे देता है। एस्पार्टेट एक सोल्यूबल प्रोटीन है जो मूव कर सकता है अक्रॉस द सेल, तो इसके पास भी हिस्टिडीन रेजिड्यू होता है। तो ये जो रिसीवर डोमेन है वो अपने फोस्फेट को दे देता है इस HPT, जिसको AHP मतलब एग्जाम्पल है AHP, उस पर लगा देता है उसकी हिस्टिडीन पर। ये जैसे फोस्फेट ऐड होता है ये न्यूक्लियस के अंदर मूव कर जाता है। न्यूक्लियस के अंदर जाकर के ये सॉरी न्यूक्लियस के अंदर जाकर के ये दो पाथवे रन करेगा। मतलब एक होता है टाइप ए ARR और एक होता है टाइप B ARR, इनको एक्टिव करेगा। तो इन दोनों के पास ही एस्पार्टेट डोमेन होता है, उन पर ये फोस्फेट कनेक्ट करवा देगा। जैसे ही टाइप B ARR पर फोस्फेट ऐड होता है, ये जाकर के जीन DNA को एक्टिव करके जीन को एक्टिव करवाता है, mRNA बनाता है, अदर रिस्पॉन्स भी शो करेगा। और अगर इसका काम खत्म हो जाता है तो यहाँ पर एक KMD डोमेन मतलब KMD नाम से एक यूबिक्विटिन लाइगेज आता है जो आकर इस पर यूबिक्विटिन ऐड करके इसको डिग्रेड भी करवा सकता है। तो ये SCF-KMD है जो यहाँ यूबिक्विटिन ऐड करेगा। ओके, अब साथ में ये जो टाइप BARR है, इसने कई सारे काम किए हैं, कुछ रिस्पॉन्स भी किया है, इसका काम खत्म हो गया है तो ये डिग्रेड भी हो गया है। इसने एक काम और किया है, ऐसे DNA के पार्ट को एक्टिव किया है जो टाइप ARR बनाता है, ये वाला पार्ट। जैसे ही ये बन जाएगा तो इससे साइटोकाइन के रिस्पॉन्स भी देखने को मिलेंगे, एज वेल एज ये जो टाइप ARR है ये इसको भी रोकता है। अगर सारा काम हो गया है, अब मुझे ये पाथवे नहीं चलाना है, तो ये टाइप ARR आकर इसको भी रोक देता है, साथ में इफेक्टर्स की तरह एक्ट करेगा और सीके का रिस्पॉन्स भी देता है। तो बताइए दोनों काम कर रहा है, रिस्पॉन्स भी करवाएगा और जब रिस्पॉन्स नहीं करना है तो इसको रोक भी देगा कि ये फर्दर एक्टिव ना करे चीजों को। तो ये पूरा पाथवे है। तो ये रिसेप्टर के नाम याद रखोगे, CRE AHK2 और AHK3 होता है। तो सिंथेसिस हो गई है, सिग्नलिंग हो गई है। अब जरा देखिए फंक्शन, फंक्शन में क्या करेगा। एक और खास बात यहाँ से क्वेश्चन आया है, एक नॉक्स जीन होता है। तो देखिए ये क्या कर रहा है, सेल डिवीजन करवा रहा है। तो हमारे प्लांट में जो सैम वाला पार्ट होता है, शूट एपिकल मेरिस्टेम, ये बहुत खास पार्ट माना जाता है क्योंकि ये ही प्लांट की लेंथ बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर वहां पर कोई मतलब म्यूटेशन हो जाए, सेल का डिवीजन ना हो रहा हो, तो सैम की ग्रोथ बिल्कुल रुक जाती है। उस टाइम पर ये देखा गया है कि एक नॉक्स जीन होता है सैम के अंदर ही, उसको अगर स्टिमुलेट कर दिया जाए तो वहां जो सैम के अंदर सीके का लेवल है वो बढ़ जाएगा और सैम ग्रोथ करना शुरू कर देगा। तो ये करता क्या है, ये नॉक्स जीन ऐसे प्रोडक्ट बनाता है जो IPT7 के बायोसिंथेसिस को बढ़ा देता है। ये IPT वही है जिसने अपने ATP और डाइमिथाइल एलाइल पायरोफॉस्फेट को जोड़ा था। तो ये जिससे IPRT बने थे हमारे, तो ये IPT के एक्सप्रेशन को बढ़ा देता है ताकि CK बनता चला जाए। तो ये नॉक्स जीन का भी आप याद रखेंगे। अच्छा, फंक्शन क्या क्या है, फ्रूट की डेवलपमेंट कराएगा, मोर्फोजेनेसिस, नोड्यूल का फॉर्मेशन, आपको याद होगा नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में जो प्लांट की रूट होती है वहां जो नोड्यूल बनते हैं उन्हें बनवाने में भी सीके का ही रोल होता है। वस्कुलर टिश्यू का डेवलपमेंट कराएगा, लेटरल बड की फॉर्मेशन कराता है। ऑक्सिन तो एपिकल बड की फॉर्मेशन कराएगा। साइटोकाइनिन जो साइड ब्रांचिंग होती है लेटरल बड, उनको उनको फॉर्म करता है, लेटरल ग्रोथ कराएगा, शूट फॉर्मेशन कराएगा टिश्यू कल्चर में। ऑक्सिन क्या कराएगा, रूट फॉर्मेशन इन टिश्यू कल्चर।
जबकि साइटोकाइनिन शूट का फॉर्मेशन कराता है, लीफ सेनेसेंस को डिले करता है, जाइलोजेनेसिस कराएगा, क्राउन गोल का फॉर्मेशन कराता है, और सैम म्यूटेंट अगर हो गया है उसको भी रेस्क्यू करेगा। तो ये सारे काम हैं अपने सीके के। अब आइए हमारे नेक्स्ट हार्मोन पर, जिसका नाम है इथिलीन। एकमात्र गैसियस हार्मोन इथिलीन ही होता है। तो इसको बनाने के लिए हमारा जो मिथ्योनिन अमीनो एसिड है, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, वो लिया जाता है। देखिए पाथवे कैसे चलेगा। मिथ्योनिन पर सबसे पहले एक्ट करता है एडोमेट सिंथेटेज एंजाइम, जो एटीपी को यूज करके जो मिथ्योनिन है उसे कन्वर्ट करता है एडिनोसाइल मिथ्योनिन में, जिसको आप सैम भी बोल सकते हैं, यानी एस एडिनोसाइल मिथ्योनिन सैम, या फिर इसको एस एडोमेट भी कहते हैं। फिर इस पर एक्ट करता है एसीसी सिंथेज। एसीसी सिंथेज उस पर एक्ट करके इस सैम को या फिर एस एडोमेट को एसीसी में कन्वर्ट कर देता है। ये क्या होता है? एसीसी इज द 1 अमाइनो साइक्लोप्रोपेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, एसीसी। अब इस एसीसी पर एसीसी ऑक्सीडेज एक्ट करता है और बना देता है इथिलीन। इस प्रोसेस के दौरान O2 को कन्वर्ट किया जाता है CO2 में, HCN में, प्लस H2O यहाँ बनता है। साथ साथ ये देखिए, ये जो अपना पार्ट है मिथ्योनिन को रीजनरेट करने का काम भी चलता है। यांग साइकिल के अंदर इस मिथ्योनिन को रीजनरेट भी किया जाता है, इसे यांग साइकिल बोलेंगे। अब यहाँ पर अपने जो दो मेन हार्मोन है, एसीसी सिंथेज और एसीसी ऑक्सीडेज, कुछ ऐसे इनिबिटर हैं जो इन दोनों एंजाइम को इनिबिट कर देते हैं ताकि इथिलीन ना बने। जैसे कि AOA और AVG, ये दो ऐसे फैक्टर हैं जो एसीसी सिंथेज को इनिबिट कर सकते हैं। और एक है आपका एनारोबियोसिस कंडीशन है, या टेम्परेचर ज्यादा है 35 डिग्री सेल्सियस से, या फिर CO2 पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। तो ये सारी कंडीशंस जो एसीसी ऑक्सीडेज है उसको इनिबिट करके इथिलीन की फॉर्मेशन को रोक सकती है। तो ये है सिंथेसिस ऑफ इथिलीन। आगे देखिए इसका सिग्नलिंग। सिग्नलिंग में खास चीज देखने को मिली है। अब तक हमने देखा कि जब भी हार्मोन आता है तो रिसेप्टर एक्टिव हो जाता है। यहाँ पर रिसेप्टर बिना हार्मोन के एक्टिव है, हार्मोन के आने पर वो इनएक्टिव हो जाएगा। तो देखो फंक्शनिंग कैसे है। मान लीजिए C2H4 ये जो है मतलब इथिलीन जो है नहीं है, तो उसका जो रिसेप्टर है वो एक्टिव होगा। अच्छा एक बात और, इथिलीन के 5 टाइप के रिसेप्टर होते हैं, 5 टाइप के, जिसमें कि आप देखिए एक है ETR1, ERS1, सब फैमिली 1 के अंदर आते हैं। सब फैमिली 2 में EIN4, ETR2 और ERS2 आते हैं। तो आप देखोगे जो ETR1 है, ERS1 है, इसमें गैप डोमेन होता है और हिस्टिडिन काइनेज डोमेन भी होता है, एंड रिसीवर डोमेन होता है ETR1 में। बाकी जो ERS1 है इसमें भी हिस्टिडिन काइनेज होगा और बाकी रिसीवर डोमेन नहीं होता है। आप देख सकते हैं 5 टाइप के रिसेप्टर होते हैं इथिलीन के। तो उसमें दिखाया गया है कि ये ETR1 है, मतलब ये वाला लिया गया है। ETR1 को काम करने के लिए कॉपर की रिक्वायरमेंट होती है। तो मानो यहाँ इथिलीन नहीं है अगर, तो इथिलीन अगर नहीं है तो ये जो ETR1 है ये एक और प्रोटीन है CTR1, ये इसको एक्टिव कर देता है। CTR1 एक्टिव होते ही एक और प्रोटीन जो मेम्ब्रेन में इम्बेड है EIN2, तो ये कुछ तो पार्ट मेम्ब्रेन में इम्बेड है और कुछ पार्ट जो कि साइटोसोल के अंदर प्रेजेंट है। तो ये CTR1 आकर के इस पार्ट के ऊपर फॉस्फेट लगा देता है। फॉस्फेट लगते ही इसका प्रोटीलिसिस नहीं हो पाता है, मतलब ये यहां से कट नहीं हो पाएगा। कट नहीं होता है तो फिर ये न्यूक्लियस में नहीं जाएगा, और न्यूक्लियस में इसका एक दोस्त बैठा है EIN3, वो अब डिग्रेड वो अब डिग्रेड करवा दिया जाएगा। अगर EIN2 अंदर नहीं आता है तो कोई रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिलेगा। अच्छा, अगर इथिलीन प्रेजेंट है तो क्या होगा? अगर इथिलीन प्रेजेंट होता है तो वो आकर के अपने रिसेप्टर पर बाइंड करके उसको इनएक्टिव कर देता है। उसके इनएक्टिव होते ही CTR1 भी इनएक्टिव रहेगा। CTR1 अगर इनएक्टिव है तो वो EIN2 का जो C टर्मिनल डोमेन है उस पर फॉस्फेट नहीं ऐड कर पाएगा। अगर उस पर फॉस्फेट ऐड नहीं होगा तो
प्रोटीलिटिक क्लीवेज उसका हो जाएगा, वो फ्री होकर के न्यूक्लियस के अंदर जाएगा और जो EIN3 है उसके डिग्रेडेशन को रोक देगा। अब EIN3 फ्री है, वो जाकर के इथिलीन रिस्पॉन्सिव जीन पर बाइंड करेगा और ET का रिस्पॉन्स शो करवाएगा। ये बात है, ये सिग्नलिंग पाथवे है हमारे इथिलीन का। तो एक खास बात यहां आपको जानने को मिली रिसेप्टर के बारे में। एक और केस बनता है, कई टाइप के हमने रिसेप्टर देखे हैं, कुछ और चीजें यहां पर दी गई हैं। जैसे देखिए अगर अगर इथिलीन प्रेजेंट है तो वो अपने हर टाइप के रिसेप्टर को आकर के रोक देगा, तभी हमें इथिलीन रिस्पॉन्स पाथवे देखने को मिलेगा। इथिलीन है तो रिस्पॉन्स पाथवे भी मिलेगा, बट अगर इथिलीन नहीं है, एब्सेंट है, तो ये जो अपने रिसेप्टर होते हैं ये एक्टिव रहेंगे और इथिलीन से आने वाले रिस्पॉन्स को रोक देंगे। ये तो हमने पढ़ा ही है। एक और केस देखिए, मान लीजिए इथिलीन के ये 5 रिसेप्टर हैं, अब इथिलीन यहाँ प्रेजेंट है, ये आकर के सब पर बाइंड हो गया है, लेकिन एक रिसेप्टर कोई भी हो सकता है इनमें से, उस पर अगर ये बाइंड नहीं हो पाया तो वो अकेला ही रिसेप्टर इथिलीन के रिस्पॉन्स को नहीं शो होने देगा। तो ये केस है। अब इसमें बताया गया एक और केस है कि जो रिसेप्टर है ना, उनका वो डोमेन जिस पर आकर इथिलीन बाइंड करता है उसी में म्यूटेशन हो गया है कि इथिलीन बाइंड नहीं कर पा रहा है। अब इथिलीन चाहे हो या ना हो फर्क ही नहीं पड़ेगा, ये रिसेप्टर तो ऑलवेज एक्टिव हो गए हैं। रिसेप्टर एक्टिव होने का मतलब है इथिलीन से आने वाला रिस्पॉन्स बिल्कुल ब्लॉक हो जाएगा, मतलब होगा ही नहीं। तो ऐसे केस में अगर इथिलीन है भी तो भी उसका रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि रिसेप्टर से वो बाइंड ही नहीं कर पा रहा। तो ये 4 केस आप थोड़ा याद रखेंगे, यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना है, पहले भी बना है। फंक्शन देखिए, ट्रिपल रिस्पॉन्स शो करता है। ट्रिपल रिस्पॉन्स शो करेगा मतलब जो हाइपोकोटाइल है उसकी लेंथ छोटी हो जाएगी, एपिकल हुक कर्ल हो जाएगा और मोटा हो जाएगा। छोटू मोटू कर्लू ये देखने को मिलता है सीडलिंग में अगर इथिलीन वहां प्रेजेंट है। तो एक है फ्लावर और लीफ का सेनेसेंस भी करवाता है, एपिनास्टिक बैंडिंग कराता है लीफ की। यहां से तो क्वेश्चन भी आया है मैचिंग टाइप में कि कौन सा फंक्शन किसका है, तो एपिनास्टिक बैंडिंग कराता है लीफ की अपना इथिलीन, एब्सिशन कराता है लीफ का, एडवेंटिशियस रूट की फॉर्मेशन और फ्रूट की राइपनिंग, ये कुछ जरूरी फंक्शन है जो इथिलीन ही करवाता है प्लांट के अंदर। आगे देखिए नेक्स्ट हार्मोन है हमारा स्ट्रिगोलैक्टोन। ये क्या करेगा, देखिए स्ट्रिगोलैक्टोन आर कार्टिनोइड डेरिवेटिव्स जो सिंथेसाइज्ड होते हैं बीटा कैरोटीन से, दैट नेचुरली अकर इन द वैरायटी ऑफ प्लांट्स। तो यहाँ पर भी 2 कंपार्टमेंट चाहिए, एक हमारा प्लास्टिड एक हमारा साइटोसोल। तो सबसे पहले ट्रांस 5 कैरोटीन बनता है जिस पर कैरोटीन आइसोमेरेज एक्ट करता है, जिसको D27 भी कहते हैं, जिससे बनता है 9-cis बीटा कैरोटीन। 9-cis बीटा कैरोटीन पर एक्ट करता है डाईऑक्सीजनेज जिसको CCD7 भी कहते हैं, जिससे बनता है 9-6 बीटा एपो 10 कार्टिनोल, जिस पर एक्ट करता है CCD8 जो कि क्लीवेज करता है इसको और बना देता है कार्लैक्टोन बना देगा। अब ये कार्लैक्टोन आएगा बाहर साइटोसोल के अंदर, आगे पाथवे चलेगा साइटोसोल में। अब ये जो कार्लैक्टोन है इस पर एक्ट करता है साइटोक्रोम P450 जिसको मैक्स 1 भी बोलते हैं। ये बनाता है 5 डीऑक्सी स्ट्रिगोल और फिर यहां से बनता है अदर जो स्ट्रिगोलैक्टोन है। तो खासकर देखो क्वेश्चन कहां से पूछता है, इंटरमीडिएट से। कौन सा इंटरमीडिएट, यहां से यहां मूव किया है, कौन कहां बना है। जैसे एग्जांपल आ जाए, क्वेश्चन आ जाए कि 9-cis बीटा कैरोटीन ये प्लास्टिड में बना है या फिर साइटोसोल में बना है, ये किस हार्मोन को बनाने के लिए इंटरमीडिएट की तरह काम करता है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अभी बात करें इसके सिग्नलिंग की, जो अपना स्ट्रिगोलैक्टोन है ये काम कैसे करेगा। इसके रिसेप्टर का नाम है ड्वार्फ 14 जिसको D14 भी कहते हैं, जो कि अल्फा बीटा फोल्ड हाइड्रोलेज की तरह एक्ट करता है। लिगेंड यहाँ पर स्ट्रिगोलैक्टोन है ही, सिग्नलिंग पाथवे चलता है वाया द प्रोटियोसोमल यूबिक्विटिनेशन पाथवे। तो एक बार जरा डायग्राम देखिए,
डायग्राम देखिए सिग्नलिंग का। तो यहाँ देखो, जैसे ही स्ट्रिगोलैक्टोन आएगा, जैसे ही स्ट्रिगोलैक्टोन आता है, ये आकर के अपने रिसेप्टर से बाइंड करता है जिसका नाम है D14, जो अल्फा बीटा फोल्ड हाइड्रोलेज है। जैसे ही ये बाइंड करता है अपने स्ट्रिगोलैक्टोन से, तो यहाँ पर ये जो D14 है उसका क्लीवेज हो जाता है, मतलब वो ब्रेक हो जाता है और एक्टिव हो जाएगा। जैसे ही यहाँ पर अपना जो स्ट्रिगोलैक्टोन है वो बाइंड किया है, तो टारगेट प्रोटीन आकर यहाँ कनेक्ट करता है। मैक्स2A एक एफ बॉक्स प्रोटीन है जो PSK के साथ आता है और आकर के इस टारगेट पर यूबीक्विटिन को ऐड कर देता है, जिससे कि वो डिग्रेड हो जाएगा, फिर ये पार्ट बाहर निकल जाता है। इतना होते ही अब ये जो हमारा स्ट्रिगोलैक्टोन है ये भी डिवाइड हो जाता है। तो देखो एक खास बात यहाँ क्या है, जो D14 हाइड्रोक्सिलेज स्ट्रिगोलैक्टोन एंड रिलीज द प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलेज D14 disengages from the SCF-MAX2 complex and return to its original conformation and allow it to respond to fresh स्ट्रिगोलैक्टोन सिग्नल। मतलब इतना होने के बाद यहाँ आपको देखने को मिलेगा एक ऐसा कॉम्बिनेशन, एक ऐसा पाथवे जिसमें जो अपना हार्मोन है वो ही टूट जाता है। तो हुआ क्या, सारा काम होने के बाद, टारगेट को डिग्रेड करने के बाद, यहाँ पर जो निकला है स्ट्रिगोलैक्टोन वो नई फॉर्म में निकला है, अभी जाकर के और सिग्नलिंग करेगा। ये पाथवे आप याद रखेंगे D14 हाइड्रोक्सिलेज का। कुछ और यहाँ बातें लिखी हैं, जैसे देखिए जो यूबिक्विटिन लाइगेज है, यूबिक्विटिन लाइगेज जो यूबिक्विटिन ऐड करता है, हम कई सारे पाथवे अब तक देख करके आ चुके हैं। कहां कहां पर कौन कौन यूज हुआ है जरा देखिएगा। ऑक्सिन के केस में जो रिसेप्टर था वो रिसेप्टर भी है और यूबिक्विटिन लाइगेज भी है, जिसको हमने SCFTIR1 से इंडिकेट किया था। यह रिसेप्टर ही क्या है, यूबिक्विटिन लाइगेज है। GA सिग्नलिंग के अंदर रिसेप्टर यूबिक्विटिन लाइगेज नहीं है, बट वहां एक यूबिक्विटिन लाइगेज यूज किया गया था जिसका नाम था SCF-SLY1, जिसने आकर के डेला पर यूबिक्विटिन ऐड किया था। अच्छा, साइटोकाइनिन के अंदर जो सिग्नलिंग पाथवे था वहां पर आपको याद होगा KMD आया था, SCF-KMD, किस मी डेडली है इसका फुल फॉर्म। ये आकर के जो अपना टाइप BARR था उस पर यूबिक्विटिन ऐड करता है, तो ये था। अब जो स्ट्रिगोलैक्टोन हमने यहाँ देखा, यहाँ पर कौन आया है, देखो यहाँ पर आया है अपना मैक्स2 आया है जो आकर के टारगेट पर यूबिक्विटिन ऐड करेगा और उसको डिग्रेड करवा देगा। अब आगे एक और पढ़ेंगे, जैस्मोनिक एसिड, वहां पर भी यूबिक्विटिन लाइगेज आता है जिसका नाम है COI1 और ये रिसेप्टर ही होता है। तो बेसिकली ये पाथवे हैं जिनमें यूबिक्विटिन लाइगेज यूज किया जाता है, जिसमें से दो केस ऐसे बन रहे हैं कि रिसेप्टर ही यूबिक्विटिन लाइगेज है, ऑक्सिन के केस में और GA के केस में। बाकी जो बच गए हैं वो केवल आ रहे हैं बट रिसेप्टर नहीं है। ठीक है जी। अब जरा देखिए इसका जो फंक्शन है स्ट्रिगोलैक्टोन का, ये क्या करेगा, सिम्बायोटिक इंटरैक्शन करवाता है। जब भी प्लांट को किसी के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन करना है तो वो स्ट्रिगोलैक्टोन को ही भेजता है। सीड का जर्मिनेशन करवाएगा, जो पैरासिटिक प्लांट्स होते हैं उनके सीड का जर्मिनेशन भी इसके द्वारा हो जाता है। रूट का आर्किटेक्चर बनाने में मदद करेगा। एसोसिएशन विद द राइजोबिया जो मतलब कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं उनके साथ एसोसिएट करवाने में भी इसी का रोल होता है। शूट की ब्रांचिंग को सप्रेस करता है। अर्बेस्कुलर माइकोराइजल फंगी का एसोसिएशन जो है वो भी यही कराता है। मतलब बात यह है कि प्लांट को जिसके साथ भी कोलैब करना है वो इसी स्ट्रिगोलैक्टोन को भेजता है कोलैब करने के लिए। एक और बात हमने यहाँ पढ़ी है, ये शूट की ब्रांचिंग को सप्रेस कर रहा है। एक बात याद रखिए, ऑक्सिन शूट की ब्रांचिंग को रोकता है, CK ब्रांचिंग करवाता है। अब ये जो स्ट्रिगोलैक्टोन है ये भी ब्रांचिंग को रोक रहा है। इसका मतलब ये ऑक्सिन का तो दोस्त है और CK का दुश्मन है। कैसे काम करेगा ये देखिए। ऑक्सिन जो है मैक्स4 को एक्टिव करता है। मैक्स4 याद आया, वही जो यूबिक्विटिन लाइगेज था।
मैक्स 4 को एक्टिव करा के एसएल का सिग्नलिंग चलवाता है। ये जो एसएल है ये दो काम करेगा। एक तो आकर के ये आईपीटी को रोकता है, आईपीटी वही एंजाइम है जो सीके बना रहा होता है। एक तो ये डायरेक्ट आईपीटी को रोक देगा ताकि साइटोकाइनिन ना बने। दूसरा काम ये क्या करता है, बीआरसी1, बीआरसी1 को भी एक्टिव करता है। और बीआरसी1 क्या करेगा, ये आकर के ऑक्सिलरी बर्ड की ग्रोथ को रोकेगा, जो साइड में बर्ड निकलती है ना उनको रोक देता है। तो ये दो काम करेगा, डायरेक्टली आईपीटी को रोकेगा और बीआरसी1 को बनवा करके या एक्टिव करवा करके ये ऑक्सिलरी बर्ड की ग्रोथ को रुकवाता है। और अगर साइटोकाइनिन डोमिनेंट कर गया तो ये आकर के ऑक्सिन को भी रोकेगा, आकर के बीआरसी1 को भी रोकेगा, एसएल को भी रोकेगा और साइड की ब्रांचिंग करवा देगा। तो वो डिपेंड करता है किसका अमाउंट कितना है, उसके हिसाब से ही एपिकल ग्रोथ होगी या ब्रांचिंग देखी जाएगी। तो ये काम है स्ट्रिगोलैक्टोन का। आगे देखिए नेक्स्ट हार्मोन है हमारा जैस्मोनिक एसिड। ये क्या करता है, मतलब सिंथेसिस देखिए इसकी क्या कैसे होगी। दो पाथवे, दो कंपार्टमेंट चाहिए, हमारा क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सिसोम। यहाँ पर अल्फा लिनोलेनिक एसिड से चीजें शुरू होती हैं। एक्ट करता है एक एंजाइम लिपोऑक्सीजिनेज यानी लॉक्स, LOX, एक्ट करके बनाता है 13 हाइड्रोपेरोक्सी 9 11 15 ऑक्टा डेके ट्राइयोनिक एसिड, जिसको H पोर्ट भी कहते हैं। इस H पोर्ट पर एलिन ऑक्साइड सिंथेज यानी AOX एक्ट करके बनाता है एलिन ऑक्साइड। एलिन ऑक्साइड को रीअरेंज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एलिन ऑक्साइड साइक्लेज यानी AOC के द्वारा और बनता है कंपाउंड 12OPDA यानी कि ऑक्सोफाइटोडाइनोइक एसिड, ये बनता है। फिर ये आता है बाहर पेरोक्सिसोम के अंदर। पेरोक्सिसोम में आते ही इस 12OPDA को रिडक्टेज की मदद से और बीटा ऑक्सीडेशन करवा करके जैस्मोनिक एसिड बनाया जाता है। तो ये पाथवे है जैस्मोनिक एसिड का। सिग्नलिंग देखोगे तो याद आएगा जो जीए है, जैस्मोनिक एसिड जो है इसकी एक्टिव फॉर्म होती है जब ये जीए आइसोल्यूसिन अमीनो एसिड से कनेक्ट हो जाता है, तब जाकर के ये एक्टिव होता है। तो एक्टिवली JAILE फॉर्म में आएगा। ये है इसका रिसेप्टर COI, क्वारंटाइन 1 रिसेप्टर है ये। और अभी हम पढ़ के आए थे रिसेप्टर के पास ही यूबिक्विटिन लाइगेज एक्टिविटी होती है। तो यहाँ पर हार्मोन आ गया है और रिसेप्टर आ गया है, दोनों आपस में कर गए हैं कंबाइन, तो ये एक एक्टिव फॉर्म बन गई है। अब ये क्या करेंगे, एक जैज डोमेन होता है, जैज विलन है इस पूरे पाथवे का। क्या किया है जैज ने, एक MYC2 प्रोटीन है जो मेरे जीन को एक्टिव कर सकता है। ये जैज आकर के इस पर बाइंड होकर उसको इनएक्टिव कर देता है, लेकिन जैसे ही GA आएगा अपने रिसेप्टर से बाइंड करेगा। अब इसकी एफिनिटी बढ़ गई है इस जैज के साथ, तो ये जो जैज है ये आकर के बाइंड कर लेगा। जैसे ये बाइंड करेगा तो रिसेप्टर के पास ही यूबिक्विटिन लाइगेज एक्टिविटी है, वो उस पर यूबिक्विटिन ऐड कर देगा, उसको डिग्रेड करवा दिया जाएगा। ऐसा होते ही जो MYC2 है वो एक्टिव हो गया, एक्टिव होकर के वो जीन को एक्टिव कराएगा, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। सिग्नलिंग पाथवे था ये GA का। फंक्शनिंग क्या होगी, इसका काम है, मेन फंक्शन है डिफेंस प्रोवाइड करना प्लांट को। तो प्लांट की ग्रोथ डेवलपमेंट भी कराएगा, ट्राइकोम की फॉर्मेशन भी यही कराता है, फ्लावर लीफ के सेनेसिस में मदद करेगा, एंटी पेस्ट डिफेंस प्रोवाइड करता है प्लांट को, एंड रिस्पॉन्स टू बायोटिक एंड एबायोटिक स्ट्रेस। तो जैस्मोनिक एसिड का मेन रोल है डिफेंस प्रोवाइड करने में। इसके बाद नेक्स्ट आ गए हैं हम अपने सैलिसाइलिक एसिड की सिंथेसिस पर। तो उसमें आप देखोगे सैलिसाइलिक एसिड की सिंथेसिस के लिए भी हमें क्लोरोप्लास्ट और साइटोसोल चाहिए। तो यहाँ जो पाथवे है वो शुरू होता है कॉरिस्मेट से। सबसे पहले प्लास्टिड में या क्लोरोप्लास्ट में कॉरिस्मेट बनता है। अब कॉरिस्मेट के दो पाथवे हैं, अगर उस पर ICS, इन सब की फुल फॉर्म ना मैंने आगे PDF वाले यहाँ पर लिखी हुई है सबकी फुल फॉर्म, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं, एक बार समझिए। कॉरिस्मेट पर
ICS एक्ट करता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही, बन जाता है आइसोकोरिस्मेट। ये आइसोकोरिस्मेट बाहर जा सकता है सीधा और बाहर जाकर के आगे का पाथवे शो करेगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है ये कोरिस्मेट पर अगर CM एक्ट करे तो यहां बनता है प्रीफिनेट और प्रीफिनेट से बनता है फिनाइल एलेनिन और अब ये बाहर निकल जाए। या फिर ऐसा भी हो सकता है कोरिस्मेट बन तो गया है यहां पर, अब वो सीधा ही बाहर निकल जाए कोरिस्मेट, और ये जो CM एंजाइम है ये यहां भी होता है और बाहर भी होता है। अगर कोरिस्मेट सीधा बाहर निकल गया है तो यहां पर CM एक्ट करेगा और बनाएगा प्रीफिनेट, उससे बनेगा फिनाइल एलेनिन, और फिनाइल एलेनिन पर एक्ट करता है पैल एंजाइम जिससे बनता है ट्रांस सिनामिक एसिड, जिस पर एक्ट करता है AIM1 जिससे बनता है बेंजोइक एसिड और उससे बनता है सैलिसाइलिक एसिड। आपको याद हो तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में जब हमने फिनोलिक कंपाउंड की सिंथेसिस पढ़ी थी, सेम पाथवे आया था, बना था फिनाइल एलेनिन विद द हेल्प ऑफ शिकिमिक एसिड पाथवे, जिस पर पैल ने एक्ट करके बनाया था सिनामिक एसिड। यहां पर भी ये पाथवे चलता है और फाइनली बनता है सैलिसाइलिक एसिड। एक और पाथवे था, अगर बन जाए आइसोकोरिस्मेट तो ये आइसोकोरिस्मेट बाहर निकलेगा, इस पर एक्ट करेगा PBS3 जिससे बनता है आइसोकोरिस्मेट 9 ग्लूटामेट, जिस पर EPS1 एक्ट करके सैलिसाइलिक एसिड बनाता है। तो दो पाथवे हो गई, एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। कोरिस्मेट इनटू द क्लोरोप्लास्ट, ये बाहर निकल गया, CM ने एक्ट करके प्रीफिनेट से फिनाइल एलेनिन, पैल ने एक्ट करके बनाया ट्रांससिनामिन, यहां से बन गया सैलिसाइलिक एसिड। एक तो पाथवे ये है। सेकंड ये है ICS एक्ट कर गया है तो बनेगा आइसोकोरिस्मेट, ये बाहर निकलेगा, आइसोकोरिस्मेट जो है ये बनाएगा आइसोकोरिस्मेट 9 ग्लूटामेट जिससे बनता है सैलिसाइलिक एसिड। तो ये है, सभी एंजाइम्स के नाम यहां मैंने लिख दिए हैं, तो ये भी एक बार आप गो थ्रू करेंगे। अभी देखिए सिग्नलिंग कैसी चलती है सैलिसाइलिक एसिड की। इसके ना 3 टाइप के रिसेप्टर होते हैं, NPR1 गाइस थोड़ी सी ना प्यास लग गई है, बस जरा सा पानी पी लूं फिर कंटिन्यू करती हूँ। ठीक है, तो जो अपना सैलिसाइलिक एसिड है ना उसके 3 टाइप के रिसेप्टर होते हैं। पहली बात देखिए NPR1 की। NPR1 एक्टिवेट ऐसे रिस्पॉन्सिव जीन इन्वॉल्व इन द डिफेंस, ये प्रमोट करता है डिग्रेडेशन ऑफ द रिप्रेसर प्रोटीन। NPR1 की 2 फॉर्म है, ओलिगोमेरिक और मोनोमेरिक। अगर ये ऑक्सीडाइजिंग कंडीशन में है तो ओलिगोमेरिक फॉर्म में आ जाएगा और प्रेजेंट होगा साइटोप्लाज्म के अंदर। अगर रिड्यूस कंडीशन है तो वो उसको मोनोमेरिक बना देते हैं, और जब मोनोमेरिक ये बन जाएगा तब ये मूव कर जाएगा न्यूक्लियस के अंदर। तो पाथवे कैसे चलेगा देखिए, एक NPR3 और NPR4 ये भी 2 रिसेप्टर हैं बट अलग कॉम्बिनेशन है। देखिए अगर NPR1 कनेक्टेड है NPR4 के साथ तो इस NPR1 को डिग्रेड करवा दिया जाएगा। अगर NPR1 NPR3 के साथ कनेक्टेड है तो भी ये डिग्रेड हो जाएगा, और ये एक्टिव और इनएक्टिव भी होंगे। देखो NPR3 अगर सैलिसाइलिक एसिड से कनेक्टेड है तब तो ये एक्टिव हो जाता है,
नहीं अगर कनेक्टेड है तो इनएक्टिव हो जाएगा, जबकि NPR4 का अलग फंडा है। अगर ये सैलिसाइलिक एसिड से कनेक्टेड है तो ये इनएक्टिव है, और कनेक्टेड अगर नहीं है तो ये एक्टिव है। ये बात आपको याद रखनी होगी, तो सिग्नलिंग पाथवे अच्छे से समझ आएगा। जैसे एग्जांपल देखिए, सैलिसाइलिक एसिड का मेन फंक्शन है डिफेंस करने में। अगर मान लीजिए कोई भी अटैक हुआ है प्लांट पर, तो सैलिसाइलिक एसिड बनेगा और रिलीज होकर के बाकी पार्ट्स को बता देगा कि अटैक हुआ है, अपना डिफेंस पहले से ही तैयार रखिए। तो अगर एक ऐसा प्लांट है या ऐसा पार्ट है जहां कोई इंफेक्शन नहीं हुआ है, तो वहां पर एसए प्रेजेंट नहीं होगा। अगर एसए प्रेजेंट नहीं होगा तो वो एनपीआर से बाइंड भी नहीं करेगा, और अगर वो बाइंड नहीं करेगा तो देखो NPR3 बिना एसए के इनएक्टिव हो जाता है। एसए यहां है नहीं तो ये रहेगा इनएक्टिव, और NPR4 बिना एसए के एक्टिव है, एसए यहां है नहीं तो ये रहेगा एक्टिव। तो जैसे ही NPR1 साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस के अंदर आएगा, तुरंत ये NPR4 उससे बाइंड करके उसको डिग्रेड करा देगा, कोई रिस्पॉन्स शो नहीं होने देगा। हम चाहते भी यही है कि जब कोई इंफेक्शन ही नहीं है तो कोई रिस्पॉन्स भी नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया। अब सेकंड केस क्या है कि अगर प्राइमरी इंफेक्शन जहां हुआ है, जहां पर इंफेक्शन हुआ है वहां पर ऐसे बहुत ज्यादा होता है, वहां पर अगर ऐसे बहुत ज्यादा है तो वहां भी हम कोई डिफेंस नहीं करवाना चाहेंगे, क्योंकि वो पार्ट ऑलरेडी बहुत डैमेज हो गया है, बहुत इंफेक्शन हो गया है, तो उसको हम पूरा खत्म ही करवाना चाहेंगे। मतलब वहां पर भी ऐसे का रिस्पॉन्स नहीं चलना चाहिए। तो देखो क्या करेंगे, जैसे ही ऐसे ज्यादा हो जाएगा इस पार्ट में, तो NPR1 अंदर आएगा। अब देखो ऐसे ज्यादा होने की वजह से वो NPR3 से भी बाइंड करेगा, 4 से भी। जैसे वो NPR4 से बाइंड करेगा उसको तो कर देगा इनएक्टिव, क्योंकि इस पर ऐसे बाइंड होते ही ये इनएक्टिव हो जाता है। बट अगर NPR3 पर ऐसे बाइंड कर गया है तो वो एक्टिव हो गया। तो जैसे ही NPR1 अंदर आएगा तो अब की बार NPR3 उसको डिग्रेड करके कोई रिस्पॉन्स यहाँ नहीं चलने देगा। पूरा रिस्पॉन्स चलेगा कहाँ, ऐसे पार्ट में जहां पर इंफेक्शन अभी होने वाला है, हो सकता है, वहां पर ऐसे बनकर के, जैसे देखो यहाँ इंफेक्शन हुआ, यहाँ ऐसे बनेगा और वो रिलीज होकर के दूसरे पार्ट में चला जाएगा। तो ये वो पार्ट है जहां ऐसे ठीक ठीक है, अभी आ रहा है तो ज्यादा भी नहीं है और आ रहा है तो कम भी नहीं है। तो इस केस में क्या होता है कि जो ऐसे है वो ऐसे कम है तो वो बहुत ही कम NPR4 से बाइंड करेगा, और NP3 से ना भी बाइंड करे, बाइंड करेगा तो कुछ से बाइंड करेगा। अब ऐसे केस में NPR3 से बाइंड नहीं हुआ तो ये इनएक्टिव हो गया, NPR4 से बाइंड हो गया है तो ये एक्टिव, ये भी इनएक्टिव हो गया है। इस केस में दोनों ही NPR इनएक्टिव है। तो जैसे ही NPR1 अंदर आएगा अब वो अपना काम करवा पाएगा, क्योंकि अब उसको डिग्रेड करने के लिए ना ही तो NPR3 है और ना ही NPR4 एक्टिव है। तो NPR1 अंदर आएगा, ऐसे जीन्स को एक्टिव करेगा जो कि रिस्पॉन्स शो करेंगे। तो ये है सिग्नलिंग पाथवे ऑफ द एसए। फंक्शन आपको पता ही है, डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करेगा, सार चलवाता है, सिस्टमेटिक रिस्पॉन्स शो करवाएगा। मतलब अगर यहाँ इंफेक्शन हुआ है तो इस पार्ट में जाकर के उसको भी डिफेंस प्रोवाइड कराएगा। अब लास्ट हार्मोन आ गया है अपना ABA, एब्सिसिक एसिड। तो इसके लिए भी दो पाथवे चाहिए, दो कंपार्टमेंट चाहिएंगे, प्लास्टिड एंड साइटोसोल। तो देखो सबसे पहले पायरुवेट ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट IPP बनाते हैं। IPP से बनता है जियाजेंथिन, जो कि 40 कार्बन का कंपाउंड है। जियाजेंथिन कन्वर्ट होता है ट्रांस वाइलोजेंथिन में, ये ट्रांस नियोजेंथिन में, ये 9-सिस नियोजेंथिन में, जिस पर एक्ट करता है NCED। ये क्या है, 9-सिस इपॉक्सी कैरेटिनोइड, ये बन जाता है। इससे बनता है जैंथोजिन, जो कि 15 कार्बन का कंपाउंड है। ये जैंथोजिन ही आता है साइटोसोल के अंदर, और इसका होता है ऑक्सीडेटिव पाथवे चलेगा यहाँ पर, और ये कन्वर्ट हो जाएगा ABA एल्डिहाइड में, और यहाँ से बनेगा ABA। अभी की बार क्वेश्चन आया था कि जैंथोजिन से ABA बनाने के लिए जो ऑक्सीडेटिव रिएक्शन होती है वो साइटोसोल में होती है, ये स्टेटमेंट आया था आपके क्वेश्चन में। तो बिल्कुल सही बात है, जैंथोजिन में जो ऑक्सीडेटिव रिएक्शन होकर के
हमारा ABA बनता है वो साइटोसोल में ही बनता है। तो ये बात बिल्कुल सही है और यही आपका पाथवे है ABA का। काम कैसे करेगा, सिग्नलिंग पाथवे कैसे होगा? तो इसके 3 रिसेप्टर होते हैं, PYR, PYL और RCAR, ये होते हैं, 3 रिसेप्टर हैं। तो रिसेप्टर के पास एक हाइड्रोफोबिक पॉकेट होती है ABA को बाइंड करने के लिए। तो देखो ये रिसेप्टर कोई सा भी हो सकता है तीनों में से। तो इसके पास हाइड्रोफोबिक पॉकेट है जिस पर आकर ABA बाइंड करता है। जब ABA यहाँ बाइंड हो जाएगा तो क्या पाथवे चलेगा? अगर रिसेप्टर के साथ ABA बाइंड है तो ये एक्टिव हो गया है। एक्टिव होकर के ये PP2A, एक फोस्फेटेज एंजाइम है PP2A, आकर के इसको रोक देते हैं। अगर रिसेप्टर के साथ कोई ABA बाइंड नहीं हुआ है तो ये इनएक्टिव रहेगा, PP2A फ्री रहेगा और जाकर के बाइंड कर लेगा SNRK2 के साथ। तो एक बात देखिए, PP2C एक फोस्फेटेज है, तो ये फोस्फेटेज है जो रिमूव करता है फोस्फेट को SNRK2 से। तो PP2C अगर रिसेप्टर ABA के साथ है तो इनएक्टिव है, इनएक्टिव है तो यहाँ पर जो SNRK है वो एक्टिव रहेगा। और PP2CA अगर SNRK के साथ कनेक्ट हो गया है तो ये, एक मिनट, हाँ ठीक ठीक ओके। तो बात ये है कि अगर रिसेप्टर है और ABA है अगर, तो वो आकर PP2A को रोक देते हैं। अगर ABA नहीं है तो PP2A एक्टिव रहेगा। मैं आपको आगे पाथवे से समझाती हूँ। ये देखिए, ये पाथवे है, ये हमारा रिसेप्टर है, ये हाइड्रोफोबिक पॉकेट है, ये है SNRK2, ये एक काइनेज एंजाइम है जिसके पास एक काइनेज डोमेन होता है। तो होगा क्या, अगर ABA नहीं है, ABA अगर नहीं है, रिसेप्टर से बाइंडिंग नहीं होगी, रिसेप्टर से बाइंडिंग नहीं होगी तो PP2A, PP2C फ्री रहेगा। PP2C अगर फ्री है वो जाकर के SNRK पर बाइंड हो जाएगा, SNRK पर यहां पर बाइंड हो जाएगा। बाइंड हो गया है तो जिससे अपना SNRK जो है इनएक्टिव हो जाएगा, वो इनएक्टिव हो जाएगा। अगर PP2C एक्टिव है तो SNRK इनएक्टिव है, अगर PP2C इनएक्टिव है तो SNRK एक्टिव है। ऐसा कब होगा? जब ABA प्रेजेंट होगा। जैसे देखिए, अगर ABA है तो ABA आकर यहां बाइंड करेगा, PP2C अब यहां बाइंड कर लेगा, SNRK फ्री हो गया, इस पर फोस्फेट कनेक्टेड होगा, ये एक्टिव होगा। एक्टिव होकर के ये बाकी जितने भी सबस्ट्रेट हैं उसके, जैसे कि बीजिप है और बाकी सबस्ट्रेट है, उन पर फोस्फेट ऐड करके ABA से होने वाले रिस्पॉन्स को शो करवाएगा। तो ये फंक्शन है। ऐसे ही आपको याद होगा, हमने आज सुबह भी पढ़ा था एक क्वेश्चन, स्ट्रोमेटा को क्लोज करने के लिए भी इसका रोल होता है। तो ABA आता है, आके अपने रिसेप्टर पर बाइंड करता है, PP2C को इनएक्टिव कर देगा। PP2C अगर इनएक्टिव हो गया है तो SNRK एक्टिव रहेगा, SNRK जाकर के बाकी सबस्ट्रेट पर फोस्फेट ऐड करेगा, वो सबस्ट्रेट ABA से होने वाले रिस्पॉन्स को करवाएंगे। क्या क्या करवाएंगे वो? बर्ड की डोरमेंसी के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है, डेसिकेशन अगर हो गया है उसको टोलरेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, स्टोमेटा की ओपनिंग को इनिबिट करता है, लीफ को सेनेसेंस कराता है, रूट की ग्रोथ कराएगा अगर आसपास कहीं पर पानी की कमी हो गई है, उस दौरान रूट की ग्रोथ को ये करवा देगा, ताकि जितनी ज्यादा बड़ी बड़ी रूट्स होंगी वो उतना ही पानी एब्जॉर्ब कर पाएंगी। लीफ की सेनेसेंस करवाता है, वीवी पैरी को इनिबिट करता है। वीवी पैरी क्या होता है? प्री मेच्योर जर्मिनेशन, मतलब कोई सीड अपनी पेरेंट बॉडी से हटा नहीं है और जर्मिनेट करना शुरू कर दे रहा है, उसको बोलते हैं वीवी पैरी। तो अगर ABA है उस सीड के अंदर तो वो उसके जर्मिनेशन को रोक के रखेगा जब तक सही समय नहीं आ जाता है। तो वीवी पैरी को इनिबिट करता है और सीड को डोरमेंट कराता है। सो दीज आर द फंक्शन ऑफ ABA। ओके फाइनली तो प्लांट हार्मोन हुए कंप्लीट। थोड़ी सी बड़ी वीडियो रही होगी आई नो, तो आप उसको थोड़ा सा स्पीडली देखेंगे क्योंकि ये रिवीजन सीरीज है, तो मतलब आप पहले पढ़ चुके हैं इस चीज को, तो फटाफट 1.5 पर करके इसको एक बार रिवाइज कर लेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ सेशन पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो क्लास को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर देंगे।
मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ में। तब तक अपना ध्यान रखें, रिवाइज करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन।